हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं निर्दोष कुमार ब्राइट लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग विज्ञान की कक्षा 10 विज्ञान की चैप्टर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन को विस्तृत रूप से पढ़ रहे थे। तो पहला चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं और यह सेकंड चैप्टर है, इस बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश की गति में परिवर्तन कैसे होता है, क्या होता है, अपवर्तन के दैनिक जीवन में प्रयोग क्या होते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम लोग। तो पहली स्लाइड में बताया गया है कि दर्पण का सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र गोलाकार दर्पण किसी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकार एवं आकार जानने के लिए दर्पण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। जहां दे रखा है f बराबर क्या होता है? दर्पण की फोकस दूरी होती है। u बराबर क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। v बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें इसमें क्या है? साइन कन्वेंशन, दर्पण के सामने की वस्तु को u से कंसीडर किया जाता है, जिसे प्लस लिखा जाता है, धनात्मक रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट बताया गया है जो दर्पण के सामने वाली दूरी प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, उसे u से दर्शाया जाता है, वो भी धनात्मक रूप में लिखी जाती है। दर्पण के पीछे की दूरी को ऋणात्मक रूप में कंसीडर किया जाता है। फोकस दूरी f जो होती है, अगर फॉर्मूले के माध्यम से माइनस में आ रही है तो उसका मतलब क्या है? वो अवतल दर्पण होगा। यदि धनात्मक आ रही है तो उत्तल दर्पण होगा। दर्पण का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है, साइन कन्वेंशन। उदाहरण के रूप में यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है और वस्तु की दूरी u -30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब v की दूरी निकालने के लिए इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा और आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। संकेत परंपरा, साइन कन्वेंशन क्या होता है? गोलाकार दर्पण में प्रतिबिंब तथा अन्य राशियों के लिए दिशाओं और चिन्हों का निर्धारण करने के लिए संकेत परंपरा का प्रयोग किया जाता है। तो संकेत परंपरा का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वस्तु प्रतिबिंब तथा अन्य राशियों की दिशाओं तथा चिन्हों का निर्धारण करने के लिए संकेत परंपरा का उपयोग किया जाता है। जैसे कि प्लस माइनस है ना, इन्हीं सब का प्रयोग किया जाता है। अगर प्लस है तब क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा, और अगर माइनस है तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखेंगे आप लोग। दर्पण के सामने की ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। दर्पण के पीछे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के सामने बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है लेकिन ऋणात्मक होता है। दर्पण के पीछे बना प्रतिबिंब आभासी होता है लेकिन धनात्मक होता है। दर्पण ऊपर की ओर मापी गई लंबवत दूरियां सभी धनात्मक होती हैं। नीचे की ओर मापी गई सभी लंबवत दूरियां किसमें? ऋणात्मक में होती हैं। अब प्रयुक्त राशियों एवं चिन्ह फोकस दूरी को f से कंसीडर किया जाता है, और वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, अगर वस्तु की ऊंचाई h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश होती है। गोलाकार दर्पण का संकेत चित्र कुछ इस तरीके से होता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट इसके नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगी। आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, उसको हम लोग आवर्धन, मैग्निफिकेशन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपन वस्तु की ऊंचाई, जहां m प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश माना गया है और वस्तु की ऊंचाई को उसको h1 भी कह सकते हैं और इसको h0 भी कह सकते हैं। तो आवर्धन के जो साइन दे रखे हैं वो बताए गए हैं। अगर जब धनात्मक प्लस कब होता है? यम धनात्मक प्लस कब होता है? जब प्रतिबिंब सीधा होता है तब धनात्मक होता है। जब प्रतिबिंब आभासी होता है तब धनात्मक होता है। जब प्रतिबिंब वस्तु के समान दिशा में हो तब धनात्मक होगा। यम का मान ऋणात्मक कब होता है?
जब प्रतिबिंब उल्टा होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जब प्रतिबिंब वस्तु के विपरीत दिशा में होता है। तो ये कंपेयरिंग भी देख सकते हैं आप, प्लस कब होगा जब सीधा होता है, माइनस कब होगा जब उल्टा हो सकता है। तो ये कंपेयरिंग भी आप आसानी से देख सकते हैं। कोई समरी है, इसको भी आप देख सकते हैं और ये नोट्स टाइप में आप बना सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसके ये वाला फार्मूला इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। जब जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के सामने एक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तव में प्रकाश किरणों के परावर्तन का परिणाम होता है। दर्पण का सूत्र, ये भी सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र से अक्सर अक्सर क्या कंपलसरी ही प्रश्न पूछे ही जाएंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ये बता चुके हैं। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होती है, वी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यू क्या होता है वस्तु की दूरी होती है। तो इन सभी टॉपिक्स पर हम पहले से चर्चा कर चुके हैं। अब अवतल दर्पण में क्या होता है, गोलाकार दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, इस बारे में हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको ये विस्तृत रूप से समझना है तो इसके लिए आप पार्ट 1 देखिए। जरूरी सूचना, जो भी स्टूडेंट्स इस पार्ट 1 सीरीज में यह वीडियो पहले देख रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो तभी समझ में आएगा, उससे पहले आपको पार्ट 1 का कंप्लीट वीडियो देखना रहेगा। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहां से आप इस चैप्टर का पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर की ओर आइए। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दर्पण सूत्र का उपयोग। तो दर्पण सूत्र का उपयोग, सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको आप याद कर लीजिए, हर बार पूछे ही जाएगा, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। चिन्ह परंपरा, इसको भी हम लोग देख चुके हैं, एक क्विक रिवीजन टाइप से आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं। अब अपवर्तन क्या होता है, आई थिंक अपवर्तन क्या होता है वो मिस हो गया है, मैं आपको बताता हूँ अभी, वेट। अपवर्तन की स्लाइड, सॉरी गलती से मिस हो गया था। तो अभी देखते हैं हम लोग अपवर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है, तो उसकी चाल बदल जाती है और अपनी दिशा बदल देती है। इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन का क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण सीधी रेखा में जाती है किंतु माध्यम अगर चेंज होता है तो वो अपनी दिशा को बदल देती है, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये फिगर दिखाया जैसे जैसे कि इसमें ये आपतित किरण आ रही है, इसको जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, लेकिन ये असल में जाती इसी डायरेक्शन में है, लेकिन हमको मुड़ी हुई इस तरीके से दिखाई देती है, थोड़ी तिरछी दिखाई देती है। तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस फिगर में भी दिखाया गया, आसानी से आप समझ सकते हैं इस चीज को। अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम में के अपवर्तनांक को निर्वात में प्रकाश की चाल सी और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होती है। इसको माइक्रोन पढ़ते हैं, माइक्रोन बराबर C/V, जहाँ C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल को बताया गया है। अपवर्तन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, यदि प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो V का मान घटता है।
तो वह अविलंब की ओर थोड़ा झुक जाता है। जैसे अविलंब क्या होता है, मैंने बताया था, ये परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको अविलंब कहते हैं। यदि सेकंड में बताया गया, यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो v बढ़ जाता है। जो v का मान है, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल है जो वो बढ़ जाती है, तो वह अविलंब से थोड़ा दूर प्रतीत होता है। ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण r के माध्यम स्वयं पर निर्भर करते हैं। इनके जो रिजल्ट हैं वो स्वयं पर ही निर्भर करते हैं। मुख्य बातें क्या है, महत्वपूर्ण बातें। अपवर्तन प्रकाश की दिशा परिवर्तन की घटना है। यह घटना उस स्थिति में होती है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल में परिवर्तन है। अपवर्तन माइक्रोन का मान सदैव 1 से बड़ा होता है किसी की पारदर्शी माध्यम के लिए, किसी भी पारदर्शी माध्यम के लिए। दैनिक जीवन के में अपवर्तन के कुछ उदाहरण है, जैसे ये पेंसिल डाली गई, थोड़ी सी मुड़ी हुई प्रतीत हो रही है। अब अपवर्तन के नियम देखते हैं हम लोग। अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? अपवर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित अपवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, किसी दो माध्यम के लिए आपतन कोण का साइन अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात के बराबर होता है। साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपन म्यू टू इंटू म्यू वन, ये नियतांक होता है एक। जहां कोण आई बराबर क्या है, आपतन कोण, आर बराबर क्या है, अपवर्तन कोण, माइक्रो वन बराबर है प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, माइक्रोन 2 बराबर क्या है, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। त्वरित सारांश में बताया गया ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे किरण आरेख द्वारा ये अपवर्तन दर्शाया गया है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, आर ही है, ये अभिलंब इसको कहते हैं। ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। ठीक है, तो इसका फिगर आप देख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप अगर फिगर भी बनाते हैं, चित्र भी दर्शाते हैं, डायग्राम भी बनाते हैं, तो इसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। महत्वपूर्ण बातों में बताया गया है, अपवर्तन सिर्फ तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब एक ही माध्यम में रहता है तो क्या होता है, तो परावर्तन होता है। हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है, जब माध्यम चेंज होता है तब अपवर्तन होता है। क्रांतिक कोण IC से अधिक आपतन कोण का प्रकाश वापस पूर्णतः परावर्तित हो जाता है। अपवर्तनांक म्यू माइक्रोन पदार्थ की स्थिर गुण होता है, पदार्थ का स्थिर गुण होता है। नेक्स्ट, अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या होते हैं वो दर्शाए गए हैं। अपवर्तन के कारण प्रकाश की दिशा बदल जाती है, जिसका प्रभाव हमें दैनिक जीवन के कई स्थानों में देखने को मिलता है। जैसे पानी में डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, उसका रीजन इधर दे रखा है। जैसे ये पेंसिल डाली गई, ये हल्की सी झुकी हुई प्रतीत हो रही है। सेम इंद्रधनुष का बनना, सूर्य के प्रकाश की किरणें जब वर्षा की बूंदों में प्रवेश करती हैं तो उनका अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है। इसके बाद आंतरिक परावर्तन तथा पुनः अपवर्तन के कारण प्रकाश अलग अलग रंगों में बट जाता है। परिणाम स्वरूप हमें आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। नेक्स्ट बताया गया, जलाशय तथा तालाब उथला दिखाई देना। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण ही होता है, ये वाली घटना है। अगला है मछली का वास्तविक स्थान से अलग दिखाई देना। जैसे वास्तविक स्थान यहाँ है, प्रतीत ऊपर होती है, तो वास्तविक स्थान जैसे नीचे होता है, प्रतीत हमें ऊपर होती है। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट, लेंस क्या होते हैं। लेंस पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का बना वह भाग है जिसकी दोनों सतहों में कम से कम एक सतह गोलाकार यानी कर्व्ड होती है। लेंस प्रकाश किरणों को करता है। अपवर्तित करता मतलब अंदर की ओर आने देता है, और जो शीशा होता है, जो हमारा मिरर होता है, वो क्या करता है, वो किरणों को परावर्तित करता है, जिसके माध्यम से हम लोग देख पाते हैं। जबकि लेंस क्या करता है, लेंस अपवर्तित करता है। तो ये बात याद रखेंगे आप लोग। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस कैसे होते हैं, बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। जैसे ये बीच में क्या है, ये बीच वाला भाग इसका मोटा है और किनारों किनारों का भाग पतला होता है। यह अभिसारी लेंस होता है। अब अवतल लेंस कैसा होता है, अवतल लेंस बीच में जो है वो पतला होता है और किनारों किनारों पे
ये मोटा होता है। ये क्या करता है, यह अपसारी लेंस होता है। लेंस की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। लेंस पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, यानी किरणें जा सकती हैं। कम से कम एक सतह गोलाकार होती है, इसमें एक सतह गोलाकार होती है। यह प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। यह वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ये अभी हम पढ़ चुके हैं इस चीज को। लेंस किन पदार्थों से बने होते हैं? कांच के भी होते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं, पॉलीकार्बोनेट के भी होते हैं, एक्रिलिक के भी होते हैं, अन्य चीजों के भी होते हैं। लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? आवर्धन कांच में किया जाता है, कैमरे में किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी में, चश्मे में, दूरबीन में और प्रोजेक्टर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस एक पारदर्शी लेंस होता है जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। यह अभिसारी लेंस कहलाता है क्योंकि यह प्रकाश किरणों को एक ही बिंदुओं पर अपसरित, इसका मतलब है जैसे किरणें अगर कहीं से भी आ रही तो एक सेंटर में आके सेंटर में आके मिल जाती हैं, इसीलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के आकार कुछ इस तरीके से होता है, जैसे किनारों पर पतले, बीच में मोटे होते हैं। उत्तल लेंस के प्रतीक एवं मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जैसे ये प्रकाशीय केंद्र सेंटर होता है, यहाँ पे सारा प्रकाश आता है। ये मुख्य अक्ष होता है 25 सेंटीमीटर आगे, तो ये सब आप देख सकते हैं। इधर बताया गया उत्तल लेंस की प्रमुख विशेषताएं, बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला, ये हम पढ़ चुके हैं अभी। याद रखने योग्य बिंदु कौन से हैं? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, यह वास्तविक और दूसरी ओर फोकस बनाता है, यह हमेशा अभिसारी लेंस होता है। जैसे दूसरी ओर कैसे किरणें यहाँ से आ रही तो प्रतिबिंब आंखों के पास बनता है ना, हमारी आंखों में बनता है, तो इसीलिए ये अभिसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस क्या होता है? सॉरी, अवतल लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस क्या होता है? अवतल लेंस एक पारदर्शी लेंस होता है जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। यह अपसारी लेंस होता है, अर्थात यह प्रकाश किरणों को अपसरित करता है, डाइवर्स कर देता है, यानी प्रकाश की किरणें को फैला देता है। ठीक है। अवतल लेंस द्वारा ये क्या कुछ कंफ्यूजन है, का मुख्य भाग बताया गया इसके बारे में आप देख सकते हैं। अवतल लेंस की मुख्य विशेषताएं हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अवतल लेंस की मुख्य किरणें कौन कौन सी होती हैं ये बताई गई है इधर। आप वीडियो को रोक करके और ये जो पॉइंट्स नोट करने लायक हैं उन्हें आप नोट कर सकते हैं। लेंस के प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? एक प्रकाशिक केंद्र होता है जिसको सेंटर बोला जाता है, मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है, और तीसरा प्रधान फोकस यानी F1 F2 होते हैं, और फोकस दूरी जिसे F कहते हैं। प्रमुख भागों की संक्षिप्त कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। जैसे प्रकाशिक केंद्र O क्या होता है? लेंस का वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रधान फोकस क्या होते हैं? मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जहां समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। फोकस दूरी क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता केंद्र और लेंस के वक्र पृष्ठों के शीर्ष के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। नेक्स्ट, लेंस की मुख्य किरणें क्या होती हैं? किसी बिंदु वस्तु से निकली वह किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की ओर आती है, अपवर्तन के बाद प्रथम फोकस से गुजरती है। नेक्स्ट है, जो किरण प्रधान फोकस से होकर लेंस की ओर आती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये किरण यहां से जा रही है और यहां से निकल रही है, तो ये क्या हो रहा है? मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर लेंस की ओर आती है, अपवर्तन के बाद अपवर्तन जब उसका हो जाता है तो ये फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है, प्रधान फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। नंबर 2 में दे रखा है, जब प्रधान फोकस से हो
कर आती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के यानी मुख्य अक्ष ऊपर होता है, इसके समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। नंबर 3 में दे रखा है जब प्रकाशिक केंद्र से गुजरती यानी प्रकाशिक केंद्र सेंटर केंद्र ओ से आ रही है तब यह बिना मुड़े एक सीधी रेखा में निकलती हुई प्रतीत होती है। तो ए उत्तल लेंस का हो गया, ए अवतल लेंस में ऐसे बताया गया है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है? जब कोई वस्तु लेंस के सामने रखी जाती है तो लेंस द्वारा अपवर्तन के कारण उसकी एक प्रतिबिंब बनती है। यह प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। स्थिति मतलब जहां वस्तु रखी है उसके अनुसार प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे अगर वस्तु अनंत पर रखी है उत्तल लेंस में तो प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी है तो प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, यानी कहीं दूर रखी है तो यहाँ पर प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी, प्रतिबिंब का जो गुण होगा वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और अत्यंत छोटा होगा, यानी बिंदु के आकार का होगा। जब 2F1 से परे 2F2 से कम तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा, यानी यहाँ देख सकते हैं इसके माध्यम से F2 और 2F2 दर्शाया गया है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं, नोट करने योग्य बिंदु हैं। ये अक्सर वन लाइनर में या मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अब अवतल दर्पण का ऐसे ही दर्शाया गया है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा, अत्यंत छोटा बनता है। जब असीमित दूरी पर हो कोई भी स्थिति में तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। जब F1 और लेंस के बीच यानी बहुत पास में है तो आभासी, सीधा और भी छोटा बनेगा। संक्षिप्त में एक तुलना दे रखी है, इसको आप नोट कर सकते हैं। लेंस सूत्र एवं क्षमता। लेंस का सूत्र क्या होता है और इसकी क्षमता क्या होती है? लेंस सूत्र हमें लेंस की फोकस दूरी, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के बीच संबंध बताता है तथा लेंस की क्षमता यह बताती है कि लेंस प्रकाश को कितनी शक्ति में अपवर्तित करता है, शक्ति से अपवर्तित करता है, यानी कितनी शक्ति से किरणें उसके अंदर से आ सकती हैं, मतलब गुजर सकती हैं। लेंस सूत्र ये दर्शाया गया है। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू, लेंस के लिए ये वाला सूत्र होता है, दर्पण के लिए प्लस वाला होता है। ध्यान रखेंगे, दर्पण के लिए प्लस वाला होता है जबकि लेंस के लिए माइनस वाला सूत्र होता है। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, अब आप इनमें से सब, अब यहीं पे आप हमारा चैप्टर फिनिश हो रहा है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको 1 अंक वाले कुल 10 प्रश्न दे रखे हैं, इनको आप कॉपी पे नोट करिए और इनके उत्तर अपने आप से वीडियो के माध्यम से आप देखकर करिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 2 अंक वाले कुल 6 प्रश्न हैं, इनको आप हल करिए। 3 अंक वाले दे रखे हैं, इसमें 5 अंक वाले भी दे रखे हैं और PYQ यानी पिछले वर्ष जो भी पूछे गए हैं 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन 6 अंक वाले पूछे गए हैं आप इनको आसानी से कर सकते हैं, करने का प्रयास कीजिए आप। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप अभी ही इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप हल करके कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर बताइए। अंतिम पुनरावृत्ति बताई गई, ये पूरा सारांश है इस चैप्टर का। आप इसको वीडियो को रोक कर इसको करने का प्रयास कीजिए, पढ़िए और सारे क्वेश्चंस जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप करिए, सॉल्व करिए सब। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।